भी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। मुंबई नगर के बारे में जो भी दलील रही हो, पूरा महाराष्ट्र एक अलग राज्य के पक्ष में था, क्योंकि यह एक सजातीय इकाई थी। इसी प्रकार गुजरात भी सजातीय इकाई था, लेकिन विदर्भ या उसका एक भाग हमेशा भिन्न मांग करता रहा। महाराष्ट्र या गुजरात में इस विचारधारा का विरोध करने वाले वर्ग का प्रश्न ही नहीं था। मैंने यह सब इसलिए बताने की कोशिश की है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब समस्या से इसकी कोई तुलना नहीं है। पंजाब भाषा के विचार से एक इकाई है। श्रीमान, कांग्रेस ने 1921 या शायद 1992 में आंध्र प्रदेश को भाषीय क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के संविधान में इसे अलग प्रांत माना गया, लेकिन कुछ वर्ष मद्रास नगर के विवाद के कारण कठिनाई सामने आई, जिस पर तमिल और आंध्र दोनों क्षेत्र दावा करते थे। लगभग इसी समय अनशन प्रारंभ किया। अनशन के तत्काल पहले आंध्र प्रदेश और तमिल नेताओं के बीच मद्रास के प्रश्न पर एक समझौता हो गया था। समझौते का ब्यौरा तैयार किया जा रहा था जब अनशन शुरू हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात के इस प्रश्न पर विचार कीजिए जिसका उल्लेख किया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई नगर के 3 राज्य होने चाहिए। यह हमारा निर्णय था। सरकार ने यह विधेयक पेश भी किया था। इस सदन के बहुत से सदस्य इससे खुश नहीं थे। बिल्कुल अंतिम समय पर मुझे एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मेरे विचार से इस सदन के 272 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें गुजराती, महाराष्ट्री और दूसरे भी शामिल थे। मेरे विचार से साम्यवादी दल को छोड़कर सदन के प्रत्येक वर्ग ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह काफ़ी बड़ी संख्या थी। जब मुझे ज्ञापन मिला तो मैं उलझन में पड़ गया क्योंकि हम पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर चुके थे। साथ ही मैं विधेयक से ज़्यादा संतुष्ट नहीं था और जब एक दल को छोड़कर शेष सब दल के 272 संसद सदस्यों ने गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई का एक संगठित राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा तो मैंने इस विचार का स्वागत किया। मैंने सोचा कि यह सदन की सामान्य सहमति प्रकट करता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह निर्णय गलत था क्योंकि उसके बाद ही गुजरात और महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गई। सदन में इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान थोड़ी बहुत उत्तेजना होना हैरानी की
बात नहीं है। चर्चा से जो दिलचस्प तथ्य सामने आया वह यह है कि इस विषय पर जिन 14 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए उनमें से 3 ने पंजाबी सूबे के सिद्धांत का समर्थन किया। यहाँ उपस्थित सैकड़ों माननीय सदस्यों ने पंजाब या किसी पड़ोसी प्रांत या राज्य के किसी सदस्य ने पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने विभिन्न कारणों से इसका डटकर विरोध किया है। ध्यान देने की बात है कि चर्चा में भाग लेने वाले पंजाब या सिखों से संबंधित प्रत्येक सदस्य ने सरकार द्वारा इस मामले में अपनाई गई नीति का बलपूर्वक समर्थन किया है। आज के पंजाब की समस्या समूचे भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समस्या है। यह ठीक है कि हम इसके हर पहलू पर और जो भी कदम हम उठाते हैं उसके संभावित परिणामों पर विचार करें। जिन माननीय सदस्यों ने इस मामले में सरकारी नीति से असहमति प्रकट की है मैंने उसका स्वागत किया है, लेकिन जब वे कहते हैं हमने भाषीय प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार करके अनेक कठिनाइयों और परेशानी के बावजूद इसे महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड तक में लागू किया है, तो उसे वहाँ क्यों ना लागू किया जाए, तो वे पूरी तरह गलत उदाहरण देते हैं। हमने कांग्रेस में बहुत पहले भाषीय प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार किया था और उसके उचित कारण थे। वही कारण आज भी लागू होता है। लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि लोगों की भाषा में ही काम किया जाए। श्रीमान, अपने कल के वक्तव्य में मैंने पंजाबी सूबे के नाम पर पंजाब के और विभाजन की मांग को रद्द करने के कुछ कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया था। यह मामला एक अर्थ में कई वर्षों से हमारे सामने है। पिछले वर्ष भर में से लगभग रोज ही मेरा ध्यान इस ओर लगा रहता है। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पर विचार किया है। मैं इस सिलसिले में केंद्रीय सरकार से, पंजाब सरकार से और भारत के दूसरे भागों के अपने साथियों से विचार करता रहा हूँ। इसलिए जो कुछ किया गया है बहुत विचार विमर्श के बाद किया गया है। इस मामले में संबंधित सिद्धांतों के कारण नहीं बल्कि फैसले के संभावित परिणामों के कारण इस पर काफ़ी सोच विचार किया गया है। हम लगातार